नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे 9वीं पाठ्यपुस्तक की सर्वप्रथम कविता चांदनी रात, जिसके रचयिता हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी। चलिए शुरू करते हैं। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चारू अर्थात सुंदर, स्वच्छ अर्थात साफ सुथरा, अवनी अर्थात पृथ्वी, चंचल अर्थात नटखट। कवि यह कहना चाहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की जो किरणें हैं वो संपूर्ण धरा पर छा चुकी है। आप जहां देखेंगे वहां आपको स्वच्छ बेदाग चांदनी नजर आएगी। ये मानो एक चादर जैसे संपूर्ण धरा को लपेट ली है, वैसे है सुंदर चंद्र की चांदनी। अगले पद्य पर बढ़ते हैं। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पुलक अर्थात प्रसन्नता, हरित अर्थात हरा, तृण अर्थात घास, तरु अर्थात पेड़, मंद अर्थात धीरे। कवि कहना चाहते हैं कि धरा अर्थात पृथ्वी अपनी प्रसन्नता को वो छोटे छोटे हरे भरे घासों की नोकों से प्रकट कर रहे हैं, और जो बड़े बड़े विशालकाय पेड़ हैं वो अपनी प्रसन्नता धीरे धीरे चलने वाली साय साय पवन की झोंकों से प्रकट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंधर्व, नीरानंद है कौन दिशा। कवि कहना चाहते हैं कि ये जो सुंदर चांदनी है ये कभी न रुकने वाली रात पर हावी नहीं हो रही है। अर्थात कवि यह भी पूछना चाहते हैं कि क्या कोई बता सकता है ऐसा कौन सा दिशा है जहां दुख है। अर्थात हर एक दिशा इस सुंदर चांद की चांदनी के छाया में अपनी अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं। निस्तब्ध अर्थात कभी न रुकने वाला, नीरानंद अर्थात दुखी। मित्रों ये याद रखना, नीरानंद आनंद का विरुद्धार्थी शब्द है। आगे बढ़ते हैं। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। बहुत सुंदर ये पंक्ति है, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। अर्थात जो प्रकृति के काल चक्र हैं, जो प्रकृति के गतिविधियां हैं वो रुकी नहीं है, वो रात में निशा में भी चल रही हैं, क्योंकि यदि प्रकृति रुक जाएगी तो संपूर्ण पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। और ये सब गतिविधियां एकांत भाव से चल रही है, न तो शोर है न तो आवाज है, यानी कि धीरे धीरे एकांत भाव से सारी गतिविधियां हो रही है और किसी को उसकी भनक भी नहीं पड़ रही है। नियति मतलब प्रकृति, कार्यकलाप अर्थात गतिविधियां, एकांत मतलब धीरे से बिना किसी आवाज या शोर शराबे की। आगे बढ़ते हैं। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनका सदा सवेरा होने पर। वसुंधरा अर्थात धरती, अवनी, पृथ्वी, सोने अर्थात इंसान जब निद्रासन में रहता है अर्थात शयन, उसको सोना कहा जाता है। अर्थात सवेरा अर्थात सुबह। कवि कहना चाहता है कि ये वसुंधरा रात को निशा में जो वसुंधरा में जो चांद है वो सबके सोने पर मोती बिखेर देता है। याद रखो मित्रों, यहाँ चांद की चांदनी को मोती से कंपेयर किया गया है, और उसी चांदनी को जब सूरज आता है तो चांद लुप्त हो जाता है। अर्थात जो चांदनी अब चांद की थी
अब वो सूरज की रोशनी में बदल जाती है। इसीलिए कहा गया है, रात होने पर वसुंधरा मोती बिखेर देती है, चांदनी बिखेर देती है, और सवेरे होने पर रवि उसको बटोर लेता है, सूरज उसको इकट्ठा कर लेता है और उसको परिवर्तित कर देता है रोशनी में। आगे बढ़ते हैं। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। यह सूरज जिसने चांद को लुप्त कर दिया था, जब इसे अपने कार्यकलाप को विराम देने का वक्त आता है, तब ये संध्या को बुला लेता है। संध्या अर्थात शाम। जब सूरज डूबता है तब संध्या होती है। समझ रहे हैं मित्रों? तो यहाँ कवि यही कहना चाहते हैं कि ये विरामदायिनी, यह सूरज अपना काम संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिसके उसको नया रूप छलकाता है। ये शाम एक नई रूप लेके आती है, प्रकृति के नए रूप को दर्शाती है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर भीर निर्भीक माना। अर्थात पंचवटी की छाया में, पंचवटी मतलब पेड़ों से घिरा हुआ, पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना। पर्ण अर्थात पत्तों का कुटीर, कुटीर अर्थात कुटी, मतलब पंचवटी मतलब जंगल में, उपवन में एक सुंदर सा पत्ते का कुटिया बनाया गया है, और उसके सम्मुख जो शिला है उस पर एक निर्भय, एक वीर बैठा हुआ है, वो यहाँ बताया जा रहा है। आगे कवि कहते हैं, जाग रहा है यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। अर्थात ये जो धनुर्धर जो शिला पर बैठा है, ये भुवन भर सोता है, लेकिन योगी सा दृष्टिगत होता है। मतलब यहाँ याद करो, यहाँ पंचवटी अर्थात भगवान श्री राम जी के जीवन काल की कुछ अवसरों को यहाँ शब्दों के, पंक्तियों के रूप में कवि ने बहुत ही सुंदर भाषा में प्रकट किया है। वो धनुर्धर जो योगी के वेश में है, वो कौन जाग रहा है? क्योंकि वो दृष्टिगोचर हो रहा है किसके वेश में? योगी के वेश में। वो यहाँ कवि कहना चाहते हैं। एक बार फिर कविता के कुछ मुख्य अंक पर ध्यान दिया जाए, वो ये है कि कवि यही कहना चाहते हैं कि ये जो सुंदर चांदनी है वो संपूर्ण धरा पर बिखर चुकी है, और वो स्वच्छ है, बेदाग है। धरती हरे घासों की नोकों से अपनी प्रसन्नता, और पेड़ धीरे धीरे चलने वाली हवाओं से अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। स्वच्छ चांदनी जो है वो हर जगह बिखर चुकी है। ऐसा कोई दिशा नहीं है जहां आनंद ना हो। प्रकृति के सारे क्रियाएं, गतिविधियां एकांत भाव से रात में भी चल रही है। वसुंधरा सबके सोने पर मोती बिखेर दे रही है, और जैसे ही रवि होता है वो चांद की चांदनी लुप्त हो जाती है और सूरज की रोशनी दृष्टिगोचर होती है। सूरज जब अपना काम, अपनी क्रिया खत्म करता है, तब अपनी संध्या को दे जाता है। और इसी प्रकार पंचवटी की बात यहाँ की गई है कि एक निर्भीक, एक निर्भय, एक वीर सुंदर सी पर्ण कुटिया के सामने शिला पर बैठा हुआ है, और ये दिखने में धनुर्धर है, दिखने में वीर है, लेकिन इसके वेशभूषा से ये प्रतीत हो रहा है कि ये एक योग पुरुष दिखाई दे रहा है। यहाँ शब्द संसार में आपको कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, और साथ ही साथ कविता पढ़ाने के दौरान मैंने भी कुछ शब्दार्थ बताए हैं, कृपया उसको ध्यान देना। यहाँ आपको स्वाध्याय की दिया गया है, स्वाध्याय को आप कंप्लीट करके सर को भेज दीजिए या फिर मुझे भेज दीजिए। और याद रखना
मित्रों, एक बात आपको बताना बहुत जो ज़रूरी मैं समझ रहा हूँ कि ज़रा ध्यान दीजिए, पर्यायवाची शब्द जो बहुत ही आवश्यक है आपके 9वीं एवं 10वीं के लिए। पर्यायवाची शब्द वो शब्द होते हैं जिसमें एक शब्द के 3 से ज़्यादा समानार्थी शब्द हमें लिखने रहते हैं। जैसे तरु, जिसका हम लोग लिख सकते हैं पेड़, वृक्ष, विटप। वसुंधरा, धरती, अवनी, धरा। चंद्र, शशि, चांद, चंदा। कृषक, हलधर, किसान एवं अन्नदाता। और आगे जो दिया गया है उद्यान, बाग, बगीचा, उपवन और अरण्य जो दिया गया है, अरण्य क्या आप लिख सकते हैं वन, कानन एवं जंगल। तो इस पे ध्यान देना है। पर्यायवाची शब्द व्याकरण विभाग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका अर्थ यही होता है किसी भी शब्द के 3 से ज़्यादा अर्थ लिखना। तो प्लीज़ चैनल को अगर यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा ऐसा अनुमान है आपको कविता पसंद आई होगी। धन्यवाद।